Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture number 3. Although I have not created a slide for that. और आई विश कि अभी तक हमें सब ज्वाइन कर चुके हों ताकि हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करें और सेशन को लीड करें टूवर्ड्स एन एंड जो कि हम आज का प्लान करके बैठे हैं और चाह रहे हैं. सो आई होप कि आप सब ने जो आपके साथ हमने एक चीज़ें शेयर की हुई थी, यू हैव जस्ट डन दैट. मिलके काम करते हैं इन द मेन टाइम जब तक सब आते हैं हम ज़रा ये गलती ठीक कर लेते हैं अपनी. ओके, आई थिंक नाउ इट्स ओके जी. तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अभी तक हमारा जो सेशन 1 और सेशन 2 हुआ उसमें हमने कुछ बुनियादी बातें डिस्कस की हैं, आपने उनको रिव्यू कर लिया होगा. और जो कल एक बहुत ही छोटा सा टास्क दिया था, एक शीट बनाना था, मे बी ऑन एक्सेल शीट और मे बी ऑन गूगल डॉक्स, आप लोगों ने वो टास्क कर लिया होगा. दैट वाज प्लेइंग विद कीवर्ड्स. तो आप में से अगर किसी ने ये सीरियसली कर लिया तो काइंडली कमेंट कर दें यस, अगर वाकई किया है तो. नहीं तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तानियों की आदत है. आई विल टेक इट लाइक दैट. ज़ोहा फातिमा डन, वेरी गुड, thumbs up for you. Anyone else? सुकून है, सारे एंजॉय कर रहे हैं. अरे ग्रेट, कोई मसला नहीं. सो इवन व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो हमें भी जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या जो साथी थे वो टास्क देते होते थे. तो ये कुछ नेचर सी है कि लाइक वी आर कैजुअल इनफ कि हम लोग यानी कुछ मिस भी नहीं करना चाहते और कुछ सीखना भी नहीं चाहते. आई डोंट नो ये क्या अजीब सी एक मुनाफकत टाइप स्टेट होती है एज अ स्टूडेंट. ये हर इंसान के जहन में यही चल रहा होता है कि मतलब आप चाह रहे होते हैं बट आप कर नहीं रहे होते हैं. तो पता नहीं क्यों, लेकिन वट एवर, मैं आप लोगों को अर्ज करूँगा कि एंड आई विश दैट यू गाइज आर एबल टू विन दिस स्टेट. अगर आप ये विन कर जाते हैं तो आई टेल यू आगे आपका जो किसको कहते हैं ना, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है. और अगर आप इसको विन नहीं करेंगे तो एक्चुअली आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे. और इट इज़ ऑब्वियस कि आपकी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ से किसी दाएं बाएं के इंसान का कोई ज़ाती तौर पर उसको कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, इवन ऑन मी एज़ वेल. तो लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बंदे को इम्पैक्ट होना है दैट इज़ यू. और उसका नुकसान भी आपको ही होगा. अभी जब आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो मेरी पेस थोड़ा सा फास्ट होगी. रीज़न बीइंग कि मैं ये एज्यूम कर लूँगा कि यार जो पिछले मैंने 2 सेशंस दिए हैं तो वो आप सब ने बहुत अच्छे से सुने हुए हैं और आप सब ने जो है उनको रिव्यू किया हुआ है. और आपने वो जो छोटी मोटी बातें हमने की थी, टास्क दिए थे, आपको लोगों को चीज़ें दिखाई थी, आप सब ने वो 100% रिटेन कर लिए हैं. तो अब जब मैं ये सोच के चलूँगा और आप में से अगर किसी ने ऐसा नहीं किया होगा तो इट इज़ ऑब्वियस कि ही और शी इज़ गोना मिस फ्यू थिंग्स, या उसको फिर बाद में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी. और यही कहानी अगर चलती रही तो जिस दिन हम 40th या 35th या 50th लेक्चर पे पहुँचेंगे और फिर हम कहेंगे जी हम इन 5 लैंग्वेजेस के साथ साथ 10 और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ खेलना चाह रहे हैं, तो फिर शायद आप लोगों के लिए बहुत बड़ी हर्डल हो जाएगी. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ज़रा पढ़ने पढ़ाने का रिवाज थोड़ा कम है. और जब भी आप किसी को ऑफ़र करते हैं इवन फॉर फ्री कि बेटा कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, तो दे टेक इट लाइक कि यार इसमें ना अगले बंदे का पता नहीं क्या कोई मकसद है, कोई पता नहीं क्या है. तो दे टेक इट लाइक दैट वे. इसी तरह से हमारे यहाँ आप यानी जहाँ पे आपको ब्लाइंडली भेड़ चाल चलनी होगी वहाँ पे आप लोग मिलियंस खर्चा कर देंगे, अपना टाइम भी लाखों रुपए बर्बाद कर देंगे. जस्ट लाइक जैसे अमेज़ोन पे लोगों ने किया है पिछले दिनों 1 डेढ़ साल, या उससे पहले जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर बनाने पे, इंजीनियर बनाने पे खर्चा करते रहे लोग, और शायद अभी भी कर रहे हैं. तो लेकिन अगर कहीं पे आप लोगों को कहा जाए इवन फॉर फ्री या ऑन वेरी स्मॉल चार्जेस की बेस पे कि बेटा ये कोई अच्छी चीज़ है ये सीख लो, तो वो कोई नहीं सीखने वाले. सो फिर होता ये है कि व्हेन दे पास आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ तो एक गुब्बारे में हवा भरी होती है इंसान के कि मैंने बड़ा पता नहीं क्यों तीर मार लिया है. और जिस दिन वो आपके हाथ में डिग्री आ जाती है और यूनिवर्सिटी आपको अल्लाह हाफिज़ कह देती है और फिर आपको मुंह भी कोई नहीं लगा रहा हो तो सिक्योरिटी गार्ड भी आपसे पूछ के आपको अंदर जाने की इजाज़त देता है. और आप जब कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं
तो आप अपने आप को फील करते हैं ऑन इन एवरी इंटरव्यू कि यू आर एट ज़ीरो, यू आर एट ज़ीरो, यू आर एट ज़ीरो। अगले 6 महीने साल आप पे इतनी बम्बार्डमेंट होती है इस एक बात की कि यू आर एट ज़ीरो। अब अपने खुद के ऊपर आपको डाउट होना शुरू हो जाता है, सेल्फ डाउट, यू गेट अंडर कॉन्फिडेंट कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो जस्ट प्रिएम्प्टिवली अज्यूमिंग और इस चीज़ को प्रिएम्प्टिवली कंसिडर करते हुए मैं ये समझता हूँ कि एक काबिल स्टूडेंट वो है जो इन तमाम चैलेंजेस को ड्यूरिंग द स्टडी, ये जो स्टडी पीरियड है अपना 2-3 साल का, 4 साल का, इसी दौरान इन चैलेंजेस को पहले ही इनसे नबर्द आजमा हो जाए और जब वो बाहर निकले तो उसके लिए इंडस्ट्री वेट कर रही हो, इंस्टेड ऑफ कि फिर वो रिज्यूम्स ड्रॉप करता फिर रहा हो और वो जगह जगह पे 600-600 रुपए के चालान पे करके और डिफरेंट सरकारी और गैर सरकारी इदारों में जॉब्स के लिए एप्लीकेशंस देता फिर रहा हो। ऑल्दो दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ पार्ट ऑफ इट, वो आपको एक जॉब का एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनका। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 243 यूनिवर्सिटीज़ हैं और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ ने फर्दर हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स को एफिलिएट किया हुआ है जो बीएस इन कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इस तरह के और भी कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, साइबर सिक्योरिटी जिनमें से एक है, वो बैचलर्स की और मास्टर्स की डिग्रीज करवा रहे हैं। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर हर इदारा सिर्फ 100 स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है पर ईयर, तो आपका हर साल कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के फजल करम से आईटी इंडस्ट्री का जो हाल है वो आप सबके सामने है, मैं हमेशा उस पर बात करता हूँ। वो बहुत दिल दुख दे, जिसका ना दिल दुखा देने वाली कहानी है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है वो सिर्फ $5 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स देखिए, मुनाफा की बात नहीं कर रहा, और इसमें सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, टॉप आईटी कंपनीज पाकिस्तान की सारी। और इससे ज़्यादा बजट जो है ना सिर्फ यूएस की एक कंपनी के रिसर्च का बजट है जिसका नाम एप्पल है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि हम आईटी इंडस्ट्री में खड़े कहाँ पे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास इदारे कम है, ऐसा नहीं है हमारे पास वर्क फोर्स कम है या हमारे पास लोगों को काम करना नहीं आता। मसला ये क्वालिटी काम करना नहीं आता, मसला ये है कि वो हड हराम है हम लोग। मसला ये है कि हमारे ना हम मतलब कुछ काम दिया जाए हम करना नहीं चाहते। तो भी जब करना ही नहीं चाहते तो भी मतलब जो कौम अपनी तकदीर खुद नहीं बदलना चाहती तो आप फिर कैसे विन करेंगे। फिर यही होगा ना जो ऑलरेडी हमारे साथ हो रहा है कि आप एज अ स्टूडेंट होते हैं तो आप ज़ीरो पे हैं, आप डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है, आप पेरेंट्स से पैसा लेके खर्चा कर रहे हैं और उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यू आर आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी देन भी आप फारिग ही हैं। और फिर मैंने ये देखा है अनफॉर्चुनेटली, मुझे बहुत बुरा लगता है फिर कि बीएस इन कंप्यूटर साइंसेज, बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। भाई क्या है, अब वो लोगों को मोटरसाइकिल के ऊपर किक मार कर सारा टाइम सारा दिन जलील हो रहे हैं और घर दिखा रहे हैं और उससे रोज़ी रोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन व्हाट द ब्लडी हेल्थ, तो फिर आप लोगों ने बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों किया था? मतलब मुझे नहीं समझ आती इस चीज़ की। ये जो पहले आज का ज्ञान है ये 8-10 मिनट का, ये टेक्निकल डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आप ये जो हमारे साथ इस वक्त 25-27 लोग मौजूद हैं, आप लोगों को एक बात मैं बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूँ इन द स्टार्ट कि भाई ये जो हम 50-60 सेशन करने जा रहे हैं ये मुश्किल होंगे। ये जो हम 50-60 सेशन करने जा रहे हैं ये ऐसे समझ लें कि आपके सर पे हथौड़े की तरह बरसेंगे और आपको इसमें एफर्ट करनी होगी अगर आप कुछ सीखना चाहते हो। फॉर फ्री होने का मतलब इजी होना नहीं होता, फॉर फ्री होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लें। अभी आप खुद अंदाज़ा कर लें सीरियसनेस का कि हमारे पास 180 प्लस इनरोलमेंट्स हैं अल्लाह के फजल करम से जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। जब हमारी टीम ने उनको लिंक सेंड किए हैं, उनको ईमेल्स किए हैं, हमारी भी एफर्ट लगती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है हमारी उसके ऊपर, ठीक है, मार्केटिंग से लेके आप लोगों को इन करने तक और वहाँ पे आप लोगों को कम्युनिकेट करने तक। एंड देन आउट ऑफ दोज सिर्फ कितने लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया? अराउंड 125 या 130। एंड यू हैव सीन कि उन 125 या 130 में से अभी आपके सेशन में कितने लोग मौजूद हैं? यू आर लेस देन 30। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आप लोग कितने सीरियस हैं। आप लोगों से मुराद एज अ ग्रुप बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जब एक इंसान सेशन के अंदर टाइमली नहीं आ सकता, उसको ये पता है यार 50 मिनट से 1 घंटे का सेशन है, मैं चाहे ट्रैवलिंग में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, मेरे मोबाइल के ऊपर पैकेज है, हैंड्स फ्री मेरे पास होनी चाहिए, मैं जस्ट कानों में लगा के सुन तो सकता हूँ ना, बाद में मैं रिकॉर्डेड सेशन का देख के और प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकता हूँ, या एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँगा तो मैं काइंड ऑफ अ बिट लेजी फैमिली के अंदर बैठ रहा हूँ, इवन देन अब हैंड्स फ्री कानों में लगा के अपना सेशन तो अटेंड कर सकते हैं। बट यू हैव सीन कि हमारे पास इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं।
दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमारे पास क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं होती, और क्वालिटी जब प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर इंडस्ट्री को क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स से मिलेगी, इंडस्ट्री को क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स से मिलेगी, तो उसका अनफॉर्चुनेट इम्पैक्ट क्या होगा? आपकी आईटी इंडस्ट्री बर्बाद होगी, आपकी इंडस्ट्री ख़राब होगी, आपकी इकॉनमी ख़राब होगी, और इकॉनमी ख़राब होगी तो फिर क्या होगा? मज़ीद इन्फ्लेशन आएगी, मज़ीद रिसेशन आएगी, मज़ीद आप लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे, और ये जो बहरान है ये और बढ़ता जाएगा। तो हम हुकूमत को तो गालियाँ दे देते हैं, ब्यूरोक्रेसी को गालियाँ दे देते हैं, हर किसी को गाली दे देते हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि आप एज अ क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स बीइंग एन एलीट ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? एटलीस्ट आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते पाकिस्तान के लिए? सो मेरी ये जो 10-15 मिनट हमने आते साथ ही मैंने ज्ञान शुरू कर दिया है, तो ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ टेक माई वर्ड्स इन ऑन योर हार्ट। आप जब तक ये आपको दिल पे नहीं टक्कर लगाएंगे ये बातें, तो आपको इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप ये बातें अपने जहन में भी रखें, अपने दिल के ऊपर भी लें, ताकि हम एक्टिवली सीखें और कुछ करने का टारगेट हो हमारा। यानी हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, आप लिटरली कुछ करने के लिए मुझे यहाँ ज्वाइन करें। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन। और आज हमारा सेशन जो है थोड़ा सा मज़े का भी है, और आज हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीच में जाके बात करनी है कि हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं, और हम इनके साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, और ये कैसे हमें फ़ायदा देंगी। सो एज़ यू ऑल नो, फ्राइडे सैटरडे संडे 7 PM वी विल बी गोइंग लाइव एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे इंशाल्लाह। 7 बजे ही हम एक्टिवली स्टार्ट करेंगे और 8 बजे ख़त्म कर दिया करेंगे, नॉट मोर देन दैट। जिसने आना इसी टाइम में ही आए, जो नहीं कर सकता थैंक यू वेरी मच। सो प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर, कंप्यूटर कंप्यूट कर सकती हो, कैलकुलेशंस कर सकती हो, सीपीयू 2 हिस्से, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, सारी डिटेल पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी है, हमने पूरे 2 घंटे इस पर लगाए हुए हैं, तो यू कैन जस्ट लुक इनटू इट। अगर किसी ने मिस किया तो वो जाके यूट्यूब की वीडियो देख लें। मेमोरी एंड स्टोरेज, दो बुनियादी चीज़ें, ठीक है जी, जहाँ पे आप अपने वैल्यूज स्टोर करेंगे और फिर उन्हीं वैल्यूज़ को हम कंप्यूट कर रहे होंगे या उनका अदरवाइज यूज़ करेंगे फॉर एडवांस पर्पसेस, उसके ऊपर हमने कल बात की थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमने डिफरेंट एरियाज़ को उनको डिफरेंट तरह से एक्सप्लोर किया था, जो हमने लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस का डिफर किया था। इसकी मैंने मल्टीपल डेफिनेशन आप लोगों को दी थी कि थ्रू आउट द हिस्ट्री किस तरह से लोग इसको डिफ़ाइन करते रहे हैं। और देन वी डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रांगली टाइप्ड एंड लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस, और देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई ये स्ट्रक्चर्ड, मॉड्यूलर या फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये एक ही तरह की होती है, यानी जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को डील नहीं कर रहे होते, इसमें सिर्फ बेसिक कंटेनर्स होते हैं, या मैक्सिमम इतना होता है कि आप कुछ स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर लेते हैं उन्हीं बेसिक कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ करते हुए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक होती हैं, इसमें डायनामिक चीज़ें ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम इनको स्ट्रक्चर्ड, मॉड्यूलर या फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इसमें आमतौर पर हम जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करके डिफरेंट मॉड्यूल्स बना के हम इस पर काम कर रहे होते हैं। देन एक और डायमेंशन हमने कहा प्रोग्रामिंग होती है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसमें हमने क्या क्या था, हमने कहा था कि एक रियल लाइफ जिसमें हमने ह्यूमन और क्लास। सो आई होप यू कैन हियर मी नाउ। ओके ग्रेट। सो उसमें हमने कहा था कि ह्यूमन और जो हमारे ग्लास हैं, उसकी हमने उसमें एग्जांपल डिस्कस की थी, और हमने कहा था कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर आप इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के टेम्पलेट्स को क्लासेस कह दें और उन्हीं टेम्पलेट्स की बेस पे हम मल्टीपल और ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे इस तरह की जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। और हमने कहा था कि इन दो डोमेन्स को हम प्रोमिनेंटली देख रहे होंगे, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि जब हम उन दो डोमेन्स में प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हम कुछ कंटेनर्स, कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स कि किस तरह से डाटा हमारे पास सेव होगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे, और फिर जो हम डाटा सेव किया होगा उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम एक सिंटैक्स डिस्कस कर रहे थे। और इन दोनों कामों को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कीवर्ड्स चाहिए। तो ये पूरी कहानी आई होप यू गाइज नो इट, इवन इफ़ यू डोंट नो इट। तो अभी जो ये कीवर्ड्स और यहाँ पे जो बात है, ये हमने इस पर कल काफ़ी बात की थी, इसको मैं थोड़ा सा एक क्विक छोटी सी रिवीजन दे देता हूँ, और कुछ चीज़ें इसमें मैं न्यू भी ऐड करूँगा। मैंने कल ये गुजारिश की थी कि आप सब ने एक टास्क छोटा सा परफॉर्म करना है, जो कि जोहा फातिमा ने ही सिर्फ किया है, या अगर किसी और ने भी किया है तो वो अपना बता सकता है कि उसने ये टास्क परफॉर्म कर लिया, जिन्होंने बाद में ज्वाइन कर लिया, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। और टास्क वॉज कि आपने सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा और स्काला, इनके जो कीवर्ड्स हैं
आपने इनको लिस्ट डाउन करना था और ये चेक करना था कि भाई कौन कौन से कीवर्ड्स किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉमन आ रहे हैं। ये गुजारिश हुई थी। और हमने कल देखा था कि तकरीबन जो सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स हैं वो तकरीबन 50 थे, सी के 32 थे, जावा के भी अराउंड इस तरह थे, कुछ 40 कुछ थे, और मतलब इतने ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और मैंने आपको ये कहा था कि उनमें से फिर हमने कुछ सिमिलर भी देखे थे, और हमारा टास्क ये था कि इन्हीं ये जो कीवर्ड्स होंगे ना, यही हैं, टोटल प्रोग्रामिंग यही है। और दूसरी चीज़ होती है लॉजिक, वो आप इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए ही अपनी लॉजिक बनाते हैं, ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। लॉजिक क्या है? प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ समथिंग एल्स और उसका कोड करना इज समथिंग एल्स। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये बात आज आप जहन में रख लें। हमारे यहाँ ना प्रोग्रामिंग के अंदर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग बेसिकली दोनों है, मतलब प्रोग्रामिंग के ये दो हिस्से हैं, एक है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फिर वो जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को कोड करना। ये आप सब लोग ना अपने नोट्स बना लें, ये बात जहन में लिख लें, ये आपको हमेशा याद रखनी है टिल द 60th लेक्चर, जो हम लास्ट लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह, कि भाई कभी भी आप प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे तो उस प्रोग्रामिंग करने के दो हिस्से हैं। अब ऐसा विश्वास साहब ये बात जहन में रख लें और आपके थ्रू बाकियों को पता चल जानी चाहिए। क्या भाई? कि भाई जो भी हम प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तो उस प्रोग्रामिंग के क्या होंगे? दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा क्या है? प्रॉब्लम का सल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखें हमने इस सेशन का नाम यही रखा है, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और अगर हम मजीद इसको पढ़ना चाहें क्लैरिटी के साथ, हम भी इसको लिखते हैं प्रोग्रामिंग कॉलन लगा के एन आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग को मैं आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कहता हूँ, लेकिन एक्चुअल में प्रोग्रामिंग जो उसके दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा है प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरा हिस्सा है जिसको कहते हैं हम कोडिंग। तो किस कोडिंग के लिए आपको लैंग्वेज डिपेंडेंट होना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम आप अदरवाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा ना, जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मैथमेटिकल मॉडल हम बनाते हैं, याद आता है किसी को? कि भी प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली पहले डिफाइन करते हैं और फिर मैथमेटिकली उसको सॉल्व करते हैं, और वो जो हम सॉल्व कर लेते हैं वो जो सोल्यूशन होता है उसको जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं या हम मशीन के ऊपर उसको लिखते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। या ये जो अगला काम है, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो जो सोल्यूशन हमने बना लिया, लिख लिया है, हम उसको नोट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कोडिंग। वो कोडिंग के लिए हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। फिर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें डिफरेंट तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और डिफरेंट तरह की उसकी इसको कहते हैं एफिशिएंसी है, ठीक है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? कि भाई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना टाइम लेती है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ये उसकी एफिशिएंसी है। ये भी स्ट्रेंथ हो सकती है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी कम से कम इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो काम करके दे देती है। एक बात याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा हमें लैंग्वेज इंडिपेंडेंट करती जाएगी उतना ज़्यादा लैंग्वेज प्री प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लेगी। मीन्स अब वो चीज़ें लैंग्वेज को खुद डील करनी पड़ रही हैं। ये बात समझ आ रही है सबको, या ज़्यादा हैवी होने लग गई ये बातें? देखिए मैं बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बनाने का ख्वाह नहीं रहता, मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको स्लाइड्स पे नहीं दिखाता। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बात को गौर से सुनें और उसके फिर नोट्स ले रहे हो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो इसलिए अब मैं जो काफ़ी सारी बातें इकट्ठी कर रहा हूँ कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक ज़रिया है हमारे सोल्यूशन को मशीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टास्क बड़ा ही छोटा सा होता है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने में, वो होता है सिर्फ कोड करने में। और कोड करने में उस लैंग्वेज के जो बुनियादी कंस्ट्रक्ट्स हैं ना, वो होते हैं उसके कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स की जो सेहत है इस पर हमने कल बात की थी कि भाई कीवर्ड्स की औकात ऐसे ही है जैसे आपकी उर्दू ज़बान के अंदर, जो कि अभी हम जिसमें बात कर रहे हैं, हमारे बुनियादी अल्फाज की या हरूफ तहजी की जो एक जिसको कहते हैं एक अहमियत है, उसी तरह से आपकी कीवर्ड्स की अहमियत है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसने हमें हेल्प करना है प्रोग्रामिंग के सेकंड पार्ट के अंदर, दैट इज़ कोडिंग। और जो पहला पार्ट है द लॉजिक पार्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे और मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद उसको सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। ये जो पूरी कहानी चल रही होगी इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। आमतौर पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आप पेज के ऊपर भी कर सकते हैं, आपको इसके लिए लैपटॉप सिस्टम की ज़रूरत ही कोई नहीं है। वाह कैसा मतलब मज़ा नहीं आ गया? और ये जो एल्गोरिदम होता है ना, बेसिकली एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, और लेकिन उस सोल्यूशन की एक खासियत होती है जिसकी वजह से हम उसको एल्गोरिदम कहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप होता है और वो साफ़ सुथरा होता है, क्लियर होता है, नीट एंड क्लीन होता है। बस
अगर ऐसा कोई आप सोल्यूशन लिख देते हैं किसी भी प्रॉब्लम का जो कि वाजे हो, क्लियर हो, यानी एम्बिगुअस ना हो, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखा हो, जो हमने पहले दिन मिसाल डिस्कस की थी कि किसी अंधे को कमरे से बाहर निकालना, उसको जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस, और कमरे में जाहिर बात है कुछ ऑब्जेक्ट्स हों बिल्कुल ऐसे खाली ना हो, तो आप उसको देखेंगे कि भाई वो अड़े भी ना, वो किसी के साथ लगे भी ना, वो गिरे भी ना। तो इस सिचुएशन से जब आप उसको निकालेंगे ना, तो आप जितनी क्लैरिटी के साथ आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये जो आप स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्यूशन दे रहे हैं, ये क्लैरिटी के साथ अगर हो और वाजे हो, एम्बिगुअस ना हो। एम्बिगुअस कहते हैं कि मुबहम, मतलब जो समझ ना आए, या जो दो मिसलीडिंग तरफ, मतलब एक तरफ उसका आंसर, दो तीन रास्तों में उसका आंसर जा रहा हो और वो क्लैरिटी ना हो उसके अंदर, तो इसको एम्बिगुअस कहते हैं। तो यानी अगर वो सोल्यूशन एम्बिगुअस ना हो, क्लियर हो, साफ सुथरा हो, स्टेप बाय स्टेप हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। तो लिहाजा हो क्या रहा होगा कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, रियल लाइफ प्रॉब्लम, हम उस रियल लाइफ प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। उस मैथमेटिकल मॉडल को बनाने के बाद, अच्छा मैथमेटिकल मॉडल शायद आप बार बार सुन रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम आज आए हैं, वैसे हमने इस पर बहुत डिटेल में बात की है पहले के 2 सेशंस के अंदर, कि मैथमेटिकल मॉडल ये होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी एक रियल लाइफ सिचुएशन का इक्वेशन बना लेते हैं जैसे, तो वो अब इक्वेशन क्या है? वो मैथमेटिकल चीज़ है, ठीक है? आप उसकी मैथ्स बनाते हैं। अगर इसको क्लैरिटी नहीं हो रही तो पिछले लेक्चर सुन लें, अगर किसी को फिर समझना है तो आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, हम किसी नेक्स्ट सेशन में इसको फर्दर एड्रेस कर देंगे, आज मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाने जा रहा। तो इसमें क्लैरिटी क्या हुई हमें फिर कि भाई प्रोग्रामिंग क्या है। अभी देखिए, अभी तक मैं प्रोग्रामिंग को डिफाइन कर रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है एल्गोरिदम लिखना, यानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखना, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होगा, क्लियर होगा, वाज़ेह, साफ सुथरा, पेज पे भी लिखा जा सकता है। फिर दूसरा स्टेप आप क्या करते हैं, जो आपने सोल्यूशन लिख लिया है, आप अब उस सोल्यूशन को क्या करेंगे? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी प्रोग्रामिंग की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आपको उसके कीवर्ड्स के साथ वास्ता पड़ेगा। ये आपके सामने कहानी है टोटल। तो अब कीवर्ड्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अहमियत कहाँ पे है? जब प्रॉब्लम को सोल्यूशन बन जाए उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सेम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट लैंग्वेज। ओके हो गया जी? यहाँ तक सबको बात क्लियर है? आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको इंटरव्यू में गलत आंसर तो नहीं करके आएंगे? प्लीज़ अगर सबको समझ आ गई तो फिर यस टाइप कर दें। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इसका मतलब है माशाल्लाह समझ आ रही है। वाह यार, मैं समझता था शायद मैं कोई अच्छा टीचर ही बन सकता, मुझे समझाना नहीं आता। आप तो यार बड़े समझदार लोग हैं। ज़बरदस्त हो गया जी। तो अब हम जो है ना अगली बात पे चलते हैं, यानी प्रोग्रामिंग की सबको समझ आ गई, और ये भी समझ आ गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का असल जो प्रोग्रामिंग के अंदर हिस्सा कितना है। यानी इन शॉर्ट मैं ही आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर टोटल 100% आपका काम है ना प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपके जो कोडिंग का पार्ट है ना वो सिर्फ 20% है। ये सच बता रहा हूँ आपको। किसी भी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं ना, या कहीं भी आप बड़ा कोई प्रोजेक्ट पे बैठे हो काम कर रहे हैं, तो जो असल चीज़ होती है ना वो होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और उसमें आमतौर पे आपका 80% टाइम लगता है, आपका दिमाग लग रहा होता है, फुल टाइम एफर्ट कर रहे होते हैं आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में, अगर वाकई रियल लाइफ और एक्चुअल प्रॉब्लम है तो, और ऑलरेडी सॉल्व नहीं है तो, या किसी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर है तो ऑन एवरेज 50 to 70 या 80% तक टाइम जो है ना वो आपका किस चीज़ में लगेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कॉन्टेक्स्ट समझने में, चीज़ समझने में, उसका सोल्यूशन ड्राफ्ट करने में, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाने में, फिर उसकी जो एक एज केसेस हैं उनको चेक करने में, उसके जो उसको इम्प्रूव करने में, कि अभी जो मैंने सोल्यूशन लिखा है इसका कोई और अच्छा बेटर सोल्यूशन हो सकता है, ये चीज़ करने में, ठीक है? उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इवेल्युएट करने में, कि भाई ये जो मैं मिसाल के तौर पर मैंने एक सोल्यूशन लिखा, ये सोल्यूशन 5000 कंप्यूटेशंस लेता है, मैंने एक और सोल्यूशन लिखा वो 2000 कंप्यूटेशन में हल कर देता है बात, मैंने एक सोल्यूशन लिखा वो मिसाल के तौर पे मेरी 10 मेगाबाइट्स मेमोरी कैप्चर करता है, दूसरा लिखा वो सिर्फ 1 मेगाबाइट कैप्चर करता है। तो आप बताएं वो 2000 इंस्ट्रक्शंस के साथ जो मुझे सॉल्व कर दे और सिर्फ 1 मेगाबाइट मेमोरी ले, मेरे लिए ये वाला सोल्यूशन अच्छा है या जो मैंने पहले बनाया था? इट इज़ ऑब्वियस के जो दूसरे वाला है, इसमें कंप्यूटेशनल पावर कम लग रही है, यानी कंप्यूटर को कम जहमत करनी पड़े, और सॉल्व फिर भी वो वही काम कर रहा हो, जल्दी से कर रहा हो। इसी तरह से जो है उसको कम स्पेस लेनी पड़े, कम वैल्यू स्टोर करनी पड़े, और फिर भी वो आंसर वही दे रहा हो और वो चीज़ें जल्दी सॉल्व कर दें। तो ये जो चीज़ है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग,
प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट पार्ट है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट है। और देखें अगले 6 माह में हमने इस पे 80% हमने वर्क करना है। ये बात क्लियर हो रही है। हमारे यहाँ जुनून होता है सबको। खासतौर मैं मुल्तान में बैठा हूँ ना, तो मुल्तान की जो इदारों से यहाँ बच्चे पढ़ के आते हैं उनसे पूछो ना, बेटा तुम्हें क्या आता है, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कुछ करके आई हैं, वो हमेशा आपको एक बात कहते हुए दिखाई देंगे कि सर मेरी स्ट्रेंथ जावा है। तो मैंने कहा बेटा अगर आप जावा में काम कर सकते हैं फिर तो आप सी प्लस प्लस में भी काम कर सकते हैं। नहीं सर उसमें हम काम नहीं कर सकते। फिर तो बेटा आप पाइथन में काम कर सकते हैं। नहीं उसमें भी नहीं कर सकते। गो में नहीं। मतलब कुछ भी। और अब उनसे कहते हैं कि नहीं बस मुझे फिर जावा है तो फिर जावा ही है। कसम खा ली, जावा के अलावा कभी नहीं देखा इधर उधर। जबकि हकीकत में ये होता है कि अगर आपको कोई एक चीज़ समझ आ गई है, आप उसकी बेस समझते हैं, तो आपको अब स्विच करना अजाब नहीं होना चाहिए। यू शुड नो इट एंड यू आर एबल टू डू इट। ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पहला पार्ट है वो तो हर लैंग्वेज के अंदर सेम है। उसमें तो आप बॉदर ही ना करें ना। जिस बंदे को प्रोग्रामिंग आती है प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेगा। कोडिंग का 20% पार्ट है। और उसका तरीका आज मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा कि कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है कोडिंग करना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और हम इंशाल्लाह टारगेट तो हमारा है कि हम टोटल 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द सेशंस। लेकिन जिस दिन अगर आप में से कोई 60 लेक्चर पूरे करके चला गया ना, तो आई एम प्रिटी श्योर कि उसको कम अज़ कम भी ना 15 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती होंगी इसके बाद। आई एम प्रिटी श्योर। और अगर तो किसी ने हमारा प्रीमियम प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, जो कि हमारे पास टोटल 20 सीट्स हैं, उसकी तो वैसे ही ऐशी होने वाली है। वो उसको तो फिर मैं उसके टास्क इवैल्यूएशंस भी करूँगा और उनको तो मैंने बड़ा खींच के रखना है। तो इसलिए डर डर के आपने ज्वाइन करना है, हर किसी के लिए नहीं है। वो सिर्फ 20 बंदों की सीट्स हम इसलिए रखते हैं उसके अंदर, क्योंकि हर किसी में इतना हौसला नहीं ना होता कि वो पैसे भी भरे, और इसलिए पैसे भरे कि उसकी फिर मतलब खींचातानी हो। तो आप लोगों ने फिर देख लेना, सब सोच समझ के जो है ना प्रीमियम प्रोग्राम की तरफ जाना है, तो आप फ्री में ही गुजारा करें। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि एक दो लोगों के अलावा ज़्यादातर लोग टास्क करने के आदी नहीं हैं। एनीवेज दैट्स फॉर बेटर फ्यूचर। तो इफ समवन इज इंटरेस्टेड तो वो उसको करेगा। हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स के ऊपर। देखिए कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स बुनियादी कंस्ट्रक्ट हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। आपको इनको रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये दो हिस्सों में अगर आप इन कीवर्ड्स को डिवाइड करें ना, आपको सारी प्रोग्रामिंग की समझ आ जानी है। ये जो अभी मैं अगले 3-4 मिनट बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा प्रो टिप है, इसको जहन में रख लीजिएगा। हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप उसके कीवर्ड्स को देखने लगेंगे ना, तो कीवर्ड्स की आप दो कैटेगरीज बनाएंगे जो ये मैंने लिखी हुई हैं। पहली कैटेगरी होती है कंटेनर्स। देखें कंटेनर वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपको मेमोरी की एलोकेशंस करने देते हैं। क्या करने देते हैं? मेमोरी की एलोकेशंस करने देते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्या करने देते हैं? मेमोरी की एलोकेशंस करने देते हैं। मिसाल के तौर पे आप किस तरह का डाटा सेव करवाएंगे, ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ना, वो आपके कंटेनर कीवर्ड्स हैं। वो क्या हैं? कंटेनर कीवर्ड्स हैं। आम तौर पे इन कंटेनर कीवर्ड्स को बिल्ट इन डाटा टाइप्स कहा जाता है, या इनको डाटा टाइप्स कहा जाता है इन शॉर्ट। मैं इसके अंदर एक और चीज़ इजाफा करता हूँ कि अगर उन बिल्ट इन डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए आप कोई और भी डाटा टाइप या कोई बड़ा कंटेनर बना दें, जो चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनामिक हो। अच्छा स्टैटिक और डायनामिक को अभी आप कॉम्प्लेक्स जहन में ना लेकिन, स्टैटिक का मतलब हो तो ये फिक्स हो, डायनामिक का मतलब है चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने यूँ किया, मैंने कहा एक ना चीज़ होती है इसको कहते हैं अरे। जिन्होंने पहली दफ़ा सुना नाम वो अभी थोड़ा समझ लें। मिसाल के तौर पे मैंने आप 28 लोग जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कॉल के अंदर, मैंने इन सब की एक ना नामों की लिस्ट बना दी। ठीक है। ये जो नामों की लिस्ट है ना, इसको अगर मैं कहता हूँ कि पहले वाले का जो मैं जहाँ सेव करवा रहा हूँ मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, कि ये जो पहला कंटेनर इसमें पहले बंदे का नाम है उसको ज़ीरो मैं असाइन कर देता हूँ, दूसरे वाले को 1, तीसरे वाले को 2। ज़ीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ और आगे मैं असाइन करता जाता हूँ अप टिल 28, जो कि 0 to 27 इंडेक्सेस के ऊपर मैंने सेव करवाए। और इन सब को अगर मैं कहता हूँ कि आप कौन मतलब एक के बाद एक आप सेव हुआ मैं, और मेमोरी के अंदर इस तरह से अगर मैं एलोकेट कर दूं, तो अब ये जो डाटा स्ट्रक्चर बन चुका है ना, देखिए ये बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए बना है। ठीक है। आपके नाम जो है ना वो क्या हैं? आप उनको स्ट्रिंग्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्ट्रिंग कह सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को आप ज्वाइन करके एक नाम बना लें, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। मल्टीपल कैरेक्टर्स को ज्वाइन करके एक नाम बनाने को स्ट्रिंग कहते हैं, और मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? यानी उसकी हम फिर अरे बना ली। तो अब वो टोटल उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं? 28। 0 to 27 इंडेक्सेस के ऊपर 28 वैल्यू स्टोर हैं जो कि कॉन्टीन्यूस हैं, यानी एक के बाद एक है। और मेमोरी के अंदर इनकी एलोकेशन इस तरह से हुई है कि मिसाल के तौर पे अगर एक मेमोरी के अंदर एक सेक्टर है जिसका नाम 123 है, वहाँ पे अगर पहला आया है तो 123, 124, 125, 126 एंड सो ऑन।
टिल द लास्ट, यहाँ तक। अब वो पूरी क्या हो गई, अब ये सारे ये कंटेनर है इन शॉर्ट, मैं आपको ये समझाना ये चाह रहा हूँ, इसको ज़्यादा कंफ्यूज ना करें। और सैयद दानिश अली, डिस्टॉर्शन इन द वॉइस, बाकी भी सबको समझ आ रहा है। सर स्ट्रिंग के अंदर जस्ट कैरेक्टर्स आते हैं जी। जब मैं कैरेक्टर कहता हूँ तो हम उनको कैरेक्टर ही कंसीडर करते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर आप 0 1 या कोई सिंबल भी डाल दें तो वो भी एज अ कैरेक्टर कंसीडर होती है। आप ठीक कह रहे हैं, उसमें कैरेक्टर्स ही आते हैं, लेकिन 0 1 फर्दर सिंबल्स वो सारी की सारी एज अ कैरेक्टर कंसीडर होती हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन? डिस्टॉर्शन इन द वॉइस, शाह साहब आई होप कि अब आवाज़ ठीक आ रही होगी। दानिश, वॉइस इज़ क्लियर, अशफाक, दैट्स ग्रेट। तो वो शाह साहब की तरफ से जो है ना वो इंटरनेट का इशू होगा। सो आई रिपीट कंटेनर क्या हैं? कंटेनर वो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, या फिर उन बिल्ट इन डाटा टाइप्स को यूज़ करके हम फर्दर जो मेमोरी की एलोकेशन कर रहे हैं डाटा को सेव करवाने के लिए। क्या कराने के लिए? डाटा को सेव करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? डाटा को सेव करवाने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने क्या कैटेगरी दे दी? कंटेनर्स। क्या कह दिया मैंने? कंटेनर्स। अब यहाँ पे मैंने यहाँ कंटेनर्स नहीं लिखे हुए, मैं आपको कुछ नाम बोल देता हूँ, लिखवा देता हूँ, आप खुद उनको गूगल पे सर्च करें कि भाई कंटेनर्स इन सी कौन कौन से हैं, आपको पता चलेगा वहाँ पे। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? जो नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे 0 1 2 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, या अगर 1.2 1.3, या आप जो है ना नेगेटिव के अंदर सेव करवाना चाह रहे हैं, तो अगर जो है साइंड होगा तो इसका मतलब है कि अब वो नेगेटिव में वैल्यू आ सकती है, अनसाइंड होगा तो पॉजिटिव में वैल्यू होगी। अच्छा, इसी तरह से जो है अगर साइंड अनसाइंड के अलग आप कोई बात देखें, अब ये कीवर्ड्स है, कल आप सबने देखे थे ये कीवर्ड, साइंड, अनसाइंड। इंट होगा तो मतलब इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट होगा तो मतलब पॉइंट्स में वैल्यू है, डबल होगा तो वो भी पॉइंट्स के अंदर बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से एक लॉन्ग का कीवर्ड यूज़ होता है, LONG, लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब बहुत बड़ा कीवर्ड है। इस तरह से एक बाइट होता है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड है 255 तक। तो इन शॉर्ट आप जो है ना क्या कर सकते हैं, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि अब ये जितने भी ये हैं ये कंटेनर कीवर्ड्स हैं। ये सारी कैटेगरी कौन सी हो गई? कंटेनर कीवर्ड्स। तो टास्क आप लोगों का क्या है कि आप सबने हर लैंग्वेज के कंटेनर कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, कंटेनर कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। ये बात सबको समझ आ रही है? कंटेनर कीवर्ड्स सबने फाइंड आउट करने हैं। और कंटेनर कीवर्ड्स जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, ये बुनियादी आपके कंस्ट्रक्ट हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम को कोड करने लगेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को जब आप कोड करने लगेंगे, तो आपको क्या चाहिए होगा? ये बुनियादी कंटेनर के कीवर्ड्स चाहिए होंगे। और आप इनको यूज़ करते हुए इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डाटा टाइप्स कहते हैं। और डाटा टाइप्स क्या होती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई कैरेक्टर टाइप का एक डाटा है, यानी ABCD, इनको मिला के आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। वो क्या? कैरेक्टर्स की एरे को कहते हैं स्ट्रिंग। इसी तरह से अगर आप स्ट्रिंग्स की भी एक एरे बना सकते हैं, किसी भी चीज़ की एरे बना सकते हैं। एरे क्या होता है कि भाई जब आप कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस एक ही तरह की, एक ही फिक्स अनाउंस कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एरे कहते हैं। अच्छा, अगर वो फिक्स ना हो, वो बाद में हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम लिस्ट कह देते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर्स को जब हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे या जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे ना, एल्गोरिदम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो एल्गोरिदम्स जब हम कर रहे होंगे ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, तो फिर हम मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे एज़ पर आवर नीड। तो मैंने आप लोगों को उस दिन भी रिक्वेस्ट की थी कि हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 100+ डाटा स्ट्रक्चर्स जो है ना उनको हम यहाँ यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द कमिंग सेशंस। और ये बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी नहीं पढ़ाई जाती, और ना इतना किसी प्रोफेसर के पास टाइम होता है कि आप लोगों के साथ सरदर्दी कर रही इतनी चीज़ें पढ़ाता रहे। तो आज हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बुनियादी एक बेस लेवल पे जाके समझा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए, पिछले 6-7 मिनट से मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग क्या है? दो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और दूसरी बात क्या है? उसको कोड करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्स अबाउट 80% ऑफ द एफर्ट, कोड करना टेक्स अबाउट 20% ऑफ द एफर्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसके अंदर दिमाग लगता है, जो कोडिंग है ये ऐसे ही है जैसे आपने रट्टा किया हो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसमें बेसिक रूल्स एंड वो चीज़ें होती हैं उसी को आप यूज़ करके लगा देते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो स्टैंडर्ड होती है, वो आप उर्दू, इंग्लिश, फ़ारसी किसी भी ज़बान में कर सकते हैं। जब आप कोड करने लगेंगे तब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होगी, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम एल्गोरिदम्स कहते हैं। क्या होता है एल्गोरिदम? स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो क्लियर हो, कंसाइज हो, समझ आने वाला हो। ये बात मैंने करके कहा कि अब हम कोडिंग के एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं।
कोडिंग आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। जब भी आप कोड करने लगेंगे तो आपको जो सबसे पहला काम करना होगा वो होगा कि डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर करवाने के लिए आपको कंटेनर चाहिए होंगे। तो अब आप कीवर्ड्स की पहली टाइप या पहला एरिया ऑफ कीवर्ड्स आप देखेंगे, यानी अब टोटल अगर किसी लैंग्वेज के 32 कीवर्ड्स हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने एग्जांपल ली सी के कीवर्ड्स की, वो 32 थे, तो आप उनमें देखेंगे, मैं आपको गिनवा देता हूँ, मुझे फिंगर टिप्स से कुछ याद है कि इनमें से कितने सारे सिर्फ कंटेनर कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ पे था अनसाइंड, वहाँ पे था साइंड, वहाँ पे था इंट, वहाँ पे था फ्लोट, वहाँ पे था डबल, वहाँ पे था शॉर्ट, वहाँ पे था, और कौन कौन से थे, कैर, CHAR। ये देखें अभी सारे क्या हैं, ये सारे के सारे, ये 7-8 तो भी मैंने आपको गिनवा दी, इसके अलावा भी हैं कंटेनर कीवर्ड जो सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं, जो सिर्फ इस चीज़ की आपको गारंटी करते हैं, इंट, फ्लोट, यस, लॉन्ग, तो ऑटो, यस ऑटो खुद ब खुद असाइन कर, तो वॉइड भी होता है इसी तरह से। अच्छा, वॉइड भी डाटा टाइप के लिए होता है। तो पॉइंट इज़ कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 100 की एक जिसको कहते हैं, कि भाई आपकी कीवर्ड्स की जो पहली कैटेगरी है ना वो है कंटेनर कीवर्ड्स। ये तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना सेम होंगे, ठीक है, ये 90% ऑफ द टाइम्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये तकरीबन सेम होंगे। तो ये पहली कैटेगरी है कंटेनर कीवर्ड्स। कंटेनर कीवर्ड्स मैं किन को कह रहा हूँ, बिल्ट इन डाटा टाइप्स को, या जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ और चीज़ें बनाई जाती हैं, जिनको मैं अगली स्लाइड में आपको बताने लगा हूँ। वो क्या है, दैट इज़, देखें पहली मैंने क्या कहा, कंटेनर के अंदर बिल्ट इन डाटा टाइप्स, और दूसरी चीज़ क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या हैं जी, कि आपने मिसाल के तौर पे एक स्ट्रक्चर बनाया, क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, रूम का स्ट्रक्चर बनाया। रूम की आप देखें आप ना मल्टीपल एट्रीब्यूट सेव करवाना चाहते थे, लेकिन आपको लगा कि क्योंकि ये सारी एट्रीब्यूट्स एक रूम की हैं तो आपने एक रूम का स्ट्रक्चर बना दिया। अब हो क्या रहा है कि बेसिकली रूम का जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने बिल्ट इन टाइप के मल्टीपल और कंटेनर्स डाल दिए। उसमें आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स इन अ रूम, ठीक है, नंबर ऑफ एयर कंडीशंस इन अ रूम, नंबर ऑफ टेबल्स इन अ रूम, नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रूम, नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इन अ रूम, ठीक है। अब मल्टीपल इस तरह के ना आप और जो है फर्दर उस एक बड़े कंटेनर के अंदर छोटे कंटेनर्स ऐड कर सकते हैं। ये जो छोटे कंटेनर आप इसके अंदर ऐड कर रहे होंगे ना, ये फिर बिल्ट इन डाटा टाइप्स होंगे, या अगर वो खुद मतलब कुछ स्ट्रक्चर के अंदर भी अगर कोई स्ट्रक्चर है तो कोर पे बिल्ट इन डाटा टाइप्स होंगी, उनको यूज़ करते हुए एक स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसको यूज़ करते हुए और स्ट्रक्चर बन सकता है, उसको यूज़ करते हुए और स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। इन एक स्ट्रक्चर के अंदर आप मल्टीपल और स्ट्रक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, फिर इस तरह हायरार्की चल सकती है। तो आई होप वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर्स और ये जो क्लासेस मैंने लिखी है ना, इन दोनों में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। मैंने वैसे क्लासेस आपको बताया नहीं है, चले मैं आपको बता देता हूँ। देखें जो क्लास होती है ना, कल जब हमने कहा था ना कि ह्यूमन, मैं एक इंसान हूँ, आप एक इंसान हैं, इसी तरह से आपके साथ जो इस वक्त सेशन में और लोग हैं ये भी सब के सब इंसान हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो हम इंसानों की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ एक्शंस हैं, और तो हम क्या हो गए, हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम एक ब्लू प्रिंट बना लेते हैं एक ह्यूमन का। वो जो ब्लू प्रिंट है उसको हम कह देते हैं क्लास। ये ब्लू प्रिंट का मतलब, ये ब्लू प्रिंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब जो है ना सिविल इंजीनियरिंग को समझते हैं कि आप जब भी घर बनाने लगते हैं तो घर के नक्शे को आप क्या कहते हैं, ब्लू प्रिंट कहते हैं। और देखें वो एक ही घर का नक्शा, उसके ऊपर 50 तरह के आप घर बना सकते हैं। तो जितने घर आप उसके ऊपर बनाएंगे वो सारे के सारे उस एक ब्लू प्रिंट के क्या होंगे, एक्सटेंशंस होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो उन सबका सेम होगा, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ रूम्स उनके हम अंदर से डिफर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ़ रूम्स चलें, हम कहते हैं स्टैटिक चीज़ है, लेकिन उनके अंदर जो कलर होगा वो चेंज हो सकता है, उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो सकती है। यानी देर आर सो मैनी अदर थिंग्स जो ब्लू प्रिंट के अंदर भी उनकी खसूसियात हैं वो चेंज हो सकती हैं। वो किस तरह का दरवाज़ा घरों में लगवाते हैं वो चेंज हो सकता है, यानी उनकी वैल्यूज़, कि डोर किस टाइप का है वो उसकी वैल्यू, ठीक है, डोर की कॉस्ट क्या उसकी वैल्यू, उन्होंने बेल कौन से बेल का सॉन्ग किस टाइप का लगाया हुआ उसकी वैल्यू। तो देर आर 101 थिंग्स जो उसमें डिफर कर सकती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ या एट्रीब्यूट्स आपस में चेंज होती हैं, बट उनका स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो जब वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी वैल्यूज़ तो चेंज हों लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम हो, तो इन सब को हम फिर एक क्या बना देते हैं, क्लास कह देते हैं उनको, ठीक है। तो यानी वो एक क्लास है। जैसे आप लोग अक्सर कहते हैं ना, ये इलीट क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये अपर मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये पुअर क्लास है, ये थर्ड क्लास है, कहते हैं ना, ठीक है। तो ये इसी तरह से नहीं है, क्लास है। आप हमारे तो वैसे स्ट्रेटा है ना बड़े,
कि हम आपस में बड़े बटे हुए लोग हैं। कभी हम कहते हैं सिंधी है, बलोची है, मतलब पश्तून है, ये जो है सराइकी है। और हमारे यहाँ फिर दूसरे क्लासेस शुरू हो जाती हैं, ये शिया है, ये सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, बरेलवी है, वो पता नहीं केड़े केड़े हैं फिर और भी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारी क्लासेस हैं। तो इसी तरह से ना हम ऑब्जेक्ट्स की भी क्या कर लेते हैं, इस तरह से ना प्रोटोटाइप उसके क्लास डिफाइन कर देते हैं। अब क्लास और स्ट्रक्चर क्या हैं, ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स को यूज़ करके ये बड़े कंटेनर्स हैं। स्ट्रक्चर्स भी कंटेनर हैं और क्लासेस भी कंटेनर्स हैं। ये सबको बात हजम हो रही है। बिल्ट इन डाटा टाइप्स कंटेनर हैं जो बुनियादी हैं। बिल्ट इन डाटा टाइप्स के कीवर्ड्स जो हैं वो गिवन है। उन बिल्ट इन डाटा टाइप्स के कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हमारे पास स्ट्रक्चर्स के भी कीवर्ड गिवन है और क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स के भी कीवर्ड गिवन है, हर लैंग्वेज के अंदर ही तकरीबन, ठीक है। जैसे मतलब स्ट्रक्चर डिफाइन करने का कीवर्ड है स्ट्रक्ट, STRUCT, सी के अंदर। और क्लासेस का है क्लास। और फिर इसको ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीकाकार है, उसी क्लास का नाम लिखे आगे ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसका आगे तरीकाकार है, उस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं, तरीकेकार को हम कहते हैं अल्लाह के फजलो करम से सेंटेक्स। क्या कहते हैं, सेंटेक्स। तो यहाँ तक सबको बात हजम हो रही है। देखिए लास्ट 15 मिनट रह गए और मैंने यहाँ इस स्लाइड पे कंक्लूड कर देना है आज की कहानी। और आज की कहानी के बाद आप सबको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, कंटेनर्स क्या होते हैं। वो वाले कीवर्ड्स आप सब सेग्रीगेट कर लें जो कि कंटेनर कीवर्ड्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, यूजिंग दिस 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि मैंने पहले ही बताई हुई हैं। इनके कीवर्ड्स आज तक का टास्क अगर आपने नहीं किया तो आपने करना है भाई, ठीक है। नहीं समझ आई, मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम थी, इंटरनेट इशू था भाई, रिकॉर्डेड सेशन हम अपलोड कर देते हैं अब अल्लाह के फजलो करम से। तो आपने वहाँ जाके हिम्मत करके वीडियो दोबारा सुन लेनी है कहानी, और इसको ग्रास्प करना है, समझने की कोशिश करनी है, और इसको यूज़ करने है। क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेना है, ठीक है। नहीं तो फिर प्रो स्टूडेंट बन जाए वहाँ, तो आप फिर 24/7 चैट स्पोर्ट इन्जॉय कर सकते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब हम सेंटेक्स की बात करते हैं। सेंटेक्स क्या है कि अब आपने कंटेनर्स तो डिफाइन कर दिए। कंटेनर्स अगर आपने डिफाइन कर दिए तो कंटेनर्स के अंदर तो आप सिर्फ डाटा रखवा सकते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर का काम डाटा रखवाना तो नहीं था। देखिए बुनियादी काम कंप्यूटर का मैंने कल आपको क्या बताया था, कंप्यूटर का काम है कंप्यूट करना। क्या करना, कंप्यूट करना, कैलकुलेशन परफॉर्म करना। अब जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही है ना, जो एक्चुअल में कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही हैं, अब उसकी तरफ आते हैं। अब कंप्यूटर ने कोई भी काम करना है ना, उस काम का कोई ना कोई तरीका होगा। तो जो बाकी के जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, उनको हम कहेंगे ये सेंटेक्स कीवर्ड्स हैं। क्या कहेंगे, सेंटेक्स कीवर्ड्स हैं। सब इसको ना एक दफ़ा दोहराएं अपनी ज़बान के ऊपर कि सेंटेक्स कीवर्ड्स, इसको प्रोनाउंस करके बताएं एक दफ़ा, खुद अपने अपने तई प्रोनाउंस करें, घर वालों को सुनाएं कि हम सेंटेक्स कीवर्ड पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त। यानी पहले हमने कौन से कहे, कंटेनर कीवर्ड्स। कंटेनर कीवर्ड्स बिल्ट इन डाटा टाइप सारी की सारी, या बिल्ट इन डाटा टाइप्स को यूज़ करके जो फर्दर स्ट्रक्चर्स या जो हम क्लासेस बना सकते हैं। अच्छा उसके अंदर मैंने एक दो और चीज़ें मिस कर दी हैं जानबूझ के, वो मुश्किल हो जाती। उसमें एक और चीज़ होती है इनम, यानी इन्यूमरेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं यूनियन, हम वो यूनियन बना सकते हैं। एक और चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं डिक्शनरी, हम वो बना सकते हैं। एक और चीज़ को आप कहते हैं टपल, हम वो बना सकते हैं। मतलब देयर आर सो मैनी, यू नो। मैंने वहाँ सिर्फ दो कहे थे कंटेनर के जो मैंने वहाँ लिखी, सिर्फ स्ट्रक्चर्स और क्लासेस को मैंने कहा क्योंकि वो प्राइम है, बहुत प्रोमिनेंट है, वो ज़्यादा यूज़ होने वाली है। बाकी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन हम सारा कुछ करेंगे, ठीक है। तो कंटेनर्स यानी पहली कैटेगरी कौन सी हो गई, सबको बात समझ आ रही है, कंटेनर्स। और दूसरी कैटेगरी के कीवर्ड्स कौन से हैं, सेंटेक्स कीवर्ड्स। सेंटेक्स कीवर्ड्स क्या करने देते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आप लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, जितने भी लॉजिक है, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, रेपिटेशन कर रहे हैं, वो सारी की सारी आप इस सेंटेक्स के थ्रू करेंगे। और सेंटेक्स जो है ना, वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, उसके कुछ जो कीवर्ड्स है ना, वो सेंटेक्स कीवर्ड्स हैं। वो क्या हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप कैसे रीड करेंगे, चाहे आप फाइल से रीड कर रहे हैं, चाहे आप कंसोल से रीड कर रहे हैं। तो वो जो तरीकाकार है, वो क्या एग्जैक्ट कीवर्ड्स लिख के क्या एक्टिविटी, क्या एग्जैक्ट क्या लिखेंगे, इसको हम सेंटेक्स कहेंगे कि ये रीड करने का ये सेंटेक्स है उस लैंग्वेज का, राइट करने का ये सेंटेक्स है, चाहे आप कंसोल पे राइट कर रहे हैं, चाहे आप फाइल में राइट कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कंसोल क्या है, वक्ती तौर पे और टेक्निकली भी सच्चाई ये है कि आप इसको एक फ़ाइल ही कंसिडर करें, लेकिन ये फ़ाइल वो जगह है जहाँ पे आप कुछ चीज़ मतलब लिख भी सकते हैं और वहाँ से रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी इन शॉर्ट, अगर आपका प्रोग्राम जहाँ यूज़र से इंटरेक्ट करता है, तो यूज़र से जो वैल्यूज़ वो लेता है और जो वैल्यूज़ उसको डिस्प्ले करवाता है, वो जो जगह है ना, उसको हम कंसोल कहते हैं। बैक एंड पे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की सेंस में देखें तो ये एक्चुअल में फ़ाइल होती है, ठीक है। उस फाइल को हम ना रीड राइट कर रहे होते हैं। इसके स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं।
जो ज़ीरो के ऊपर जो पोर्ट होता है इसका स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर, वहाँ से हम जो है रीड करते हैं, 1 पे हम राइट करते हैं, 2 के ऊपर हम एरर लिखवाते हैं। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, थोड़ा डिटेल्ड है, शायद अभी ये वक्त नहीं है और ये जगह भी नहीं है वो बात आपको करने की, थोड़ा एडवांस लेवल की बातें। एडवांस लेवल इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आ सकती, लेकिन वो यहाँ भी डिस्कस करना बनता नहीं है। तो हम इंशाल्लाह करेंगे अगर किसी दिन मौका मिला तो सेंटेक्स कीवर्ड्स क्या हुए? सेंटेक्स कीवर्ड्स वो तमाम कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करने पड़ते हैं। वो क्या होता है? आप कोई कंडीशन लगा सकते हैं, अगर ये हो तो ऐसे कर दो। देखिए ये कंडीशन लगाती है ना कि किसी कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। जैसे हमने अंधे को कहा था कि भाई लाठी उठाओ और चेक करो कि आगे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा। अगर पड़ा है तो यानी कैसे पड़ा है उसको कैसे पता चलेगा? कि जब उसकी लाठी लगेगी। तो अब ये इफ एल्स हम उसको कर रहे हैं ना कि बेटा अगर ऐसे लग जाए तो तुमने क्या करना है, फिर राइट साइड पे करके देखना है। ओके, राइट साइड पे लग अगर कुछ नहीं है तो फिर तुमने राइट साइड पे टर्न करना है और फिर उस तरफ चलना शुरू कर देना। तो हमने कंडीशन कर दी। तो ये जो कंडीशनिंग है हमारी यहाँ पे कुछ सेंटेक्स होगा जिसको इफ एल्स कहते हैं। इसमें लूप्स का कुछ ना कुछ होगा कि अगर तुम देखो कि आगे कुछ नहीं है तो कदम बढ़ाते जाओ। उसने एक कदम बढ़ाया, फिर देखा कुछ नहीं है, फिर एक कदम बढ़ाया, फिर देखा कुछ नहीं है, फिर एक कदम बढ़ाया। अब ये कंडीशनल लूप है, यानी एक ही स्टेप वो बार बार कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? लूप करना कहते हैं। ठीक है, सादे लफ्ज़ों में समझना है। तो भाई लूप करना क्या हुआ? एक ही काम को बार बार रिपीट करना, एक ही काम को बार बार रिपीट करना। और कंडीशन क्या हुई? यानी जहाँ पे हम ब्रांचिंग करना शुरू कर देते हैं कि यार अगर ये वाली चीज़ हो तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, ये वाली चीज़ हो तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो। तो अगर हम कंडीशनिंग और लूप्स किसी भी, यानी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, ये दो मेजर चीज़ें हैं। यानी पहले दो चीज़ें, डाटा कहाँ से रीड करें, उसके ऊपर कंडीशन परफॉर्म करें, फिर उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन दें कि यार अगर ये चीज़ हो तो ये कर दो, ये चीज़ हो तो ये कर दो, ये चीज़ हो तो ये कर दो। और उसके अंदर क्या है कि अगर हमें सोल्यूशन में है कि हमें रिपीट करना पड़ा है बार बार तो हम उसको लूप्स कह देते हैं, और अगर हमें रिपीट नहीं करना पड़ता तो हम उसको लूप्स नहीं कहते। ठीक है, वो स्टैंडर्ड एक फ्लो में इंस्ट्रक्शन चल रही होती हैं। यानी पहले ये होता था, फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचें अगर लूप्स ना हो तो आपने अगर एक चीज़ 100 दफ़ा करनी है या एक कंडीशन के तहत करते ही रहना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे? वो तरीका ही नहीं बनता। यानी कंडीशन के तहत करना वैसे ही छोड़ दें। अगर आप जो एग्जैक्ट एक अमाउंट के अंदर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैंने 1000 दफ़ा करनी है, तो क्या हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हुए हम प्रोग्रामर इतने फारिग हैं हम वहाँ 1000 दफ़ा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि भाई आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब तक ये आई जो है ना 1000 नहीं हो जाता, हर एक स्टेप दफ़ा इसको परफॉर्म करने के बाद आई को प्लस प्लस कर दो। तो अब वो हो क्या गया? कंप्यूटर सबसे पहले देखता है आई की वैल्यू ज़ीरो है और आई की वैल्यू जो है वो 1000 से कम है, तो क्या करो, ये वाले जितने स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म करो। जब ये परफॉर्म कर लो आई की वैल्यू एक दफ़ा इंक्रीज करो, फिर आगे चेक करो। वो जब तक हम ये आइट्रेशन करते रहते हैं करते, इसको मतलब हम लूप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लूप लगा रहे हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? फंक्शंस। फंक्शंस क्या हैं जी? कि अब आप एक सर्टन, जो आपकी एक क्या उसको कहते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपने एक दफ़ा लिख दी हैं। आपको लगता है कि यार ये बार बार भी ज़रूरत पड़ सकती है, एक दफ़ा मैंने लिख दी 10 इंस्ट्रक्शंस, उसमें एक कंडीशन हो सकती है, एक लूप हो सकता है, एक कभी कोई और चीज़ हो सकती है, और उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, ये आगे भी कहीं इस्तेमाल हो रही है, फिर आगे भी कहीं इस्तेमाल हो रही है, सेम फॉर्मेट। तो मैंने क्या किया, मैंने उन सबको ना एक नाम दे के ना, मैंने कहा कैलकुलेट माई वैल्यूज़ के नाम से मैंने ऊपर एक फंक्शन बना दिया। उस फंक्शन के अंदर मैंने वही जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उस फंक्शन में प्लेस कर दिए, और मैंने तरीके से लिख दिया कि भाई जब भी मैं तुम्हें यूज़ करूँगा मैं तुम्हें ये दो तीन चीज़ें दूंगा एज अ वैल्यू, एज एन इनपुट। तुम एज अ फंक्शन इन तमाम चीज़ों के अंदर इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर कंडीशनिंग परफॉर्म करो, मुझे उसका रिजल्ट बता देना। अब वो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ा, आपने एक जगह लिख के रख दिया है, उसको एक मॉड्यूल बना के एक अलग एक जगह के ऊपर लिख के रख दिया है, और आप अब उसको यूज़ करते हैं। इसको चीज़ को क्या कहते हैं? फंक्शन। और इसी फंक्शन की वजह से ना इन तमाम लैंग्वेजेस को, फंक्शन की जो कैपेबिलिटी है इसी की वजह से हम इनको फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। या इन फंक्शंस को हम एक अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, एक मॉड्यूल बना सकते हैं, इसलिए हम इनको मॉड्यूलर या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। और इसमें फिर मैंने लिखा है स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस एंड मोड, जो वैसे मैंने इन्यूमरेशंस बताया, यूनियन बताया और बाकी बताया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारे के सारे ये बड़े कंटेनर्स, इनको भी बनाने का सिंटैक्स है। यानी बिल्ट इन डेटा टाइप्स तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना कीवर्ड से। तो अब कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें ये स्ट्रक्चर्स और ये क्लासेस और चीज़ें डिफाइन करने देते हैं, लेकिन वो डिफाइन करने का सिंटैक्स भी है, यानी तरीकाकार भी है। तो अब जो सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स कीवर्ड्स, ठीक है, अब देखें, अब ये जो स्ट्रक्चर्स और क्लासेस कीवर्ड्स हैं ये दोनों तरफ फिट हो रहे हैं। इनको आप कंटेनर कीवर्ड्स भी कह सकते हो और इनको आप सिंटैक्स कीवर्ड्स भी कह सकते हैं।
यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझने की हद तक आप इनको दो कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर सकते हैं और इस तरह से हम इनको लिखते हैं। और सिंटैक्स कीवर्ड्स मैंने इसलिए सिंटैक्स अंदर इसको मैंने इसलिए लिखा है कि सिंटैक्स से कीवर्ड्स को ही हम यूज़ कर रहे होंगे या कंटेनर कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन इसको प्रॉपर लिखने का एक अंदाज होगा, ठीक है, एक स्टाइल होगा। जैसे आप फ़िक्रा नहीं लिखते कि भाई ये फ़िक्रा दुरुस्त है क्योंकि ये समझ आ रहा है, सेंस बना रहा है, और ये फ़िक्रा दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये सेंस नहीं बना रहा। इसी तरह से जो हमारा सोर्स कोड को, ये याद है ना पहले लेक्चर में हमने बात की थी ऑब्जेक्ट कोड की, फिर हमने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट कोड से पहले क्या होता है असेंबली का कोड, असेंबली कोड से पहले क्या होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड कौन सा होता है जो हमें समझ आता है, जो हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो कंपाइलर कंपाइल कर रहा है या इंटरप्रेटर इंटरप्रेट कर रहा है, उसकी भी हमने कल कहानी कर ली थी। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का फ़र्क मैंने आपको समझा दिया था कि लाइन बाय लाइन करेगा तो इंटरप्रेटर होता है, सारे को इकट्ठा करेगा तो कंपाइलर होता है। तो बात हम ये कर रहे हैं कि भाई जो वो कंपाइल करेगा या वो जब इंटरप्रेट कर रहा होगा अपने पूरे के पूरे कोड को, और फिर क्या बनाएगा असेंबली, और फिर क्या बनाएगा ऑब्जेक्ट कोड। तो इस चीज़ को जो हम फिर क्या करते हैं मशीन उसको इम्प्लीमेंट करती है और यूज़ करती है। सो बात क्या करने लगा था, बात ही जो है ना मिसलीड कर गई है। जी मोहम्मद हसनैन साहब आपने अभी ज्वाइन किया है, काइंडली बताएं कि कौन सा कोर्स है। तो बेटा आपने ज्वाइन कैसे कर लिया अगर आपको यही नहीं पता कि हम किस कोर्स के अंदर हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हम इस वक्त आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इस तरह की और चीज़ें जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, सॉकेट प्रोग्रामिंग। और आज हमारा तीसरा लेक्चर है और अल्लाह के फजलो करम से आप देख रहे हैं कि बच्चे सीखने वाले जो हैं वो सीख भी रहे हैं। और हम 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा एंड स्काला। और अभी हमारा सेशन ख़त्म होने में सिर्फ 3 मिनट रह गए आज के, बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन एवरीवन आउट ऑफ यू, आपने क्या करना है कि आज तक हमारी जितनी डिस्कशंस हुई हैं पिछले 3 सेशन में, जिसके सेशन मिस हो चुके हैं यूट्यूब से जाएं हमारे चैनल के ऊपर, अगर आपको पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आइंदा भी जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो और पिछली 2 वीडियोस को क्लैरिटी से देखें और इन 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सेंटेक्सेस को सेंटेक्स को तो मैं नहीं कहूँगा समझेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको खुद ही समझा दूंगा अगले 2-3 लेक्चर्स के अंदर ही। आप एटलीस्ट कीवर्ड्स को देखें, ठीक है, और कीवर्ड्स को आपस में कंपेयर करें और आपको इससे ना इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो डर और खौफ बैठा हुआ है ना दिल के अंदर, ये सारा उतर जाएगा, ठीक है जी। तो अभी तक मेरा ये पूरी जो कहानी थी पिछले 3 लेक्चर, 2 लेक्चर्स पिछले और आज के भी तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। तो इन 3 सेशंस के अंदर इस सारी कहानी के अंदर जो हमने असल काम करना था वो ये था कि आपके अंदर से ये डर ख़त्म हो जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता नहीं क्या होती हैं, अजाब होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज, इज़ अ टूल जो क्या कर रहा है, जिसके अंदर हम ह्यूमन सेंसिबल कोड लिखते हैं जिसको एक कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है और वो उसको ट्रांसलेट कर देता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और असेंबली लैंग्वेज से असेंबलर ट्रांसलेट कर देता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। इसको मशीन को समझ आता है और हमने जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होता है, मैथमेटिकल मॉडल बनाया होता है, जाहिर बात उसी का ही हम कोड लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग का 80% पार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग और 20% पार्ट कोडिंग, और कोडिंग के लिए ये हेल्पिंग टूल है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप सेम सर स्काला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या अहमियत है, बेटा गूगल से सर्च कर लें, अगर आपको समझ रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं किसी दिन बता दूंगा। तो दिस इज इट, ठीक है जी। सो वी आर अबाउट टू एंड अवर सेशन। कोई आज के सेशन से स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं इन द लास्ट मिनट प्लीज़। तो ये सब ये आपने सर्च करना है और आपने बाकियों को भी कल समझाना है इसी टेक्स्ट के अंदर ही कि जी आपको ये 4 अहमियत पता चली स्काला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। कुछ चीज़ें गूगल से खुद भी किया करें यार, आदत डालें, ये तो बेसिक बेसिक बुनियादी बातें हैं ना जी। एनी अदर क्वेश्चन? इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन, ठीक है जी। तो आपके टास्क समझ आ गया सबको अपना। सो ऑब्वियसली ये लास्ट मिनट हमारा क्यूए का टाइम है और देन आई वुड लाइक टू से थैंक्स जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन। आप ये देख लें इन द लास्ट मिनट कि हम, मैं बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बनाने का आदी नहीं हूँ, प्रोफेसर तो मैं हूँ नहीं हूँ, इतना टाइम भी नहीं होता। तो सारे दिन हम बैठ के इंजीनियरिंग या प्रोग्रामिंग करनी होती है और इस वक्त आके आपको सेशन देना होता है, तो इट्स अ बिट हेक्टिक एज वेल। लेकिन आप हिम्मत करते हैं, आप चलो घंटा एक पैशन के साथ सुनते हैं हमें। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ आ गई सबको, 80% ऑफ द प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब प्रोग्रामिंग ये है।
और 20% क्या है, कोडिंग, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके लिए हम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर हमने कहा हाई लेवल होती हैं, लो लेवल होती हैं, स्ट्रांगली टाइप, लूजली टाइप, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इसमें करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कीवर्ड्स की हमने आज बहुत डिटेल में बात की। कंटेनर कीवर्ड्स होते हैं, सिंटैक्स कीवर्ड्स होते हैं। कंटेनर कीवर्ड्स उसमें स्पेसिफिकली बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, उनको हम यूज़ करते हुए और फर्दर हम कुछ और कीवर्ड्स को, जो सिंटैक्स कीवर्ड्स हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इन्यूमरेशंस बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर हमने कहा कि सिंटैक्स कीवर्ड्स होते हैं, उन सिंटैक्स कीवर्ड्स में हम क्या करते हैं, हम रीड कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं, कंसोल या फाइल दोनों जगहों से हम कंडीशंस लगा सकते हैं, हम लूप्स लगा सकते हैं, हम फंक्शंस लिख सकते हैं, हम स्ट्रक्चर्स और क्लासेस कर सकते हैं, और हम इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह हम फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन काम करना शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम आते साथ एक प्रॉब्लम आपके सामने रखेंगे, उस प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उस मैथमेटिकल मॉडल बना के सॉल्व करने के दौरान जो डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे या जो एल्गोरिथमिक टेक्निक यूज़ होगी, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। आपको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा एल्गोरिथम, जो लॉजिक मेकिंग क्या होती है, किस तरह से करते हैं, किस तरह से बनती है, वगैरह 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 वगैरह। अभी मैं इतनी नहीं बता रहा, ठीक है। ये सारा कुछ ही हमने करना है, और आगे 57 सेशन हमारे पड़े हुए हैं। सो इन द फर्स्ट 3 सेशन आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो चुका है कि ये जो आप 4 सब्जेक्ट किसी भी डिग्री के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें आपको 4 सेमेस्टर जलील होना पड़ता है, वो सिर्फ 3 लेक्चर की मार थी। कैसा लगा? इंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच जी।